नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इस चैप्टर का 9वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। श्री काशीराम को 1 जुलाई 2015 से 5,000 से 300 से 8,000 से 400 से 10,000 के वेतनमान में 5,900 रुपये पर स्थिर किया गया। श्री काशीराम को 1 जुलाई 2015 से 5,900 रुपये पर स्थिर किया गया, यानी जो वेतनमान है वो शुरू होता है 5,000 रुपये से और प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये पर वेतनमान शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष 300 रुपये की वृद्धि दी जाती है 8,000 रुपये तक। तो उनको जो है 5,900 पर स्थिर किया है, यानी कि उनको 3 वेतन वृद्धि अग्रिम दे दी गई है। 300 रुपये की 3 वेतन वृद्धि इनको अग्रिम दी गई है। 5,900 पर जो है इनको स्थिर किया गया है। अब जब तक इनका वेतन 8,000 नहीं हो जाता, जो इनके वेतन में 300 रुपये प्रत्येक वर्ष वृद्धि दी जाएगी। महंगाई भत्ता 7,000 रुपये तक मूल वेतन पाने वालों को 15%। तो महंगाई भत्ता जिनका मूल वेतन 7,000 रुपये तक है उनको महंगाई भत्ता मूल वेतन का 15% दिया जाएगा तथा 7,000 रुपये से अधिक मूल वेतन पाने वालों को 12%, और जिनका मूल वेतन 7,000 रुपये से अधिक है उनको महंगाई भत्ता मूल वेतन का 12% दिया जाएगा। वे 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए। श्री काशीराम 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात 2,400 रुपये प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत हुई। जैसे ही वो सेवानिवृत्त हुए उसके बाद उनको प्रत्येक माह 2,400 रुपये की पेंशन स्वीकृत हुई। उन्होंने 1 जनवरी 2020 से अपनी पेंशन के 2/3 भाग के लिए एकमुश्त पेंशन राशि लेना पसंद किया। अब 1 महीने बाद जनवरी 2020 में उन्होंने अपनी मासिक पेंशन जो उनको मिल रही थी उस पेंशन के 2/3 भाग के लिए एकमुश्त पेंशन राशि लेना पसंद किया। यानी कि कर्मचारी चाहे तो जो उसको कुल पेंशन मिलने वाली है उसकी सेवानिवृत्ति के बाद से लेकर उसकी मृत्यु तक जो भी उसको कुल पेंशन मिलने वाली है उस पेंशन को वो एकमुश्त यानी एक साथ वो प्राप्त कर सकता है और नियोक्ता द्वारा उसको एकमुश्त राशि दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान है। तो उसने अपनी पूरी पेंशन के 2/3 भाग के लिए एकमुश्त पेंशन राशि लेना पसंद किया। इस संबंध में उन्हें 64,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई और उनको एकमुश्त पेंशन के रूप में 64,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। काशीराम को मूल वेतन का 20% मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होता है। तो जो काशीराम है उनको मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होता है, वो मूल वेतन का 20%। वे किराए के मकान में रहते हैं, इनको मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है तथा 1,600 रुपये प्रतिमाह किराया चुकाते हैं। जिस मकान में वो रहते हैं उसका किराया 1,600 रुपया प्रतिमाह है। वेतन की सकल आय कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ज्ञात कीजिए। तो अभी कर निर्धारण वर्ष है 2020-21, जिस वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है असेसमेंट ईयर है 2020-21 और कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष के आय पर कर लगाया जाता है। तो कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पूर्व का वर्ष गत वर्ष कहलाता है। तो अभी गत वर्ष है 2019-20। तो करदाता की गत वर्ष 2019-20 की आय पर 2020-21 में कर लगाया जाएगा। तो काशीराम की वेतन की सकल आय की गणना करनी है। कंप्यूटेशन of gross total income of Sri Kashiram for the assessment year 2020-21। बेसिक सैलरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इनको कितना मूल वेतन मिल रहा था 2019-20 में। computation of
बेसिक सैलरी, ये वर्किंग नोट है। 1 जुलाई 2015 यानी कि 1/7/2015 को जो है 5,900 के वेतनमान पर इनको स्थिर किया गया। 5,900 रुपये का वेतन इनको इनकी वेतन की शुरुआत की गई। और वेतनमान में जो वृद्धि दी जाती है वो वृद्धि प्रत्येक वर्ष दी जाती है। तो जिस माह में जिस वेतनमान पर इनको स्थिर किया गया है, अगले वर्ष उसी माह की प्रथम तारीख को जो है वेतन में वृद्धि दे दी जाएगी। तो 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 जून 2016 तक 1 साल तक तो इनको 5900 रुपये प्रति माह प्राप्त होते रहे मूल वेतन के रूप में। और अगले साल 1 जुलाई 2016 को इनके वेतन में 300 रुपये की वृद्धि कर दी गई। जब तक इनका वेतन 8,000 रुपये नहीं पहुंच जाता, इनके मूल वेतन में 300 रुपये प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाएगी। तो इनको वेतन दे दिया गया, इनका वेतन हो गया 6,200 रुपये। और ये वेतन फिर 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017 तक इनको जो है 6200 रुपये मूल वेतन के रूप में प्राप्त होते रहे। इसी प्रकार अगले साल 2017 1 जुलाई 2017 को फिर से 300 रुपये की वृद्धि दे दी गई। इनका मूल वेतन हो गया 6500 रुपये। और ये वेतन 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक इनको यही वेतन प्राप्त होता रहा। 1 जुलाई 2018 को इनके वेतन में 300 रुपये की वृद्धि कर दी गई, 6,800 रुपये। और ये वेतन इनको पूरे साल भर तक 30/6/2019 तक ये मूल वेतन 6,800 रुपये मिलता रहा। 1/7/2019 को इनके मूल वेतन में 300 रुपये वृद्धि कर दी गई और ये वेतन 30/6/2020 तक इनको मिलता। लेकिन ये 1 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गए। तो बेसिक सैलरी निजी कर्मचारी है। निजी कर्मचारी के लिए जो आय की गणना की जाती है वो अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक के लिए जो है इनकी आय की गणना की जाएगी। तो अप्रैल 2019 से जून 2019, अप्रैल मई जून 3 महीनों तक इनको 6800 रुपये का वेतन जो है मूल वेतन प्राप्त होता रहा। फ्रॉम अप्रैल 2019 टू जून 2019, 30 जून 2019 तक 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक इनको 6,800 रुपये मूल वेतन प्राप्त होता रहा। हमको इनकी आय की गणना करनी है अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक। तो अप्रैल मई जून 3 महीनों तक इनको 6,800 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है इनको मूल वेतन प्राप्त हुआ। और फिर जुलाई 2019 से लेकर ये रिटायर हो गए नवंबर को। तो जुलाई 2019 से नवंबर 2019 तक 5 महीनों तक इनको 7,100 रुपये मूल वेतन के रूप में प्राप्त हुए। तो इनकी बेसिक सैलरी है अप्रैल से लेकर जून तक 6,800 इंटू 3 20,400 रुपये। और जुलाई से लेकर नवंबर तक, दिसंबर में ये रिटायर हो गए 1 दिसंबर को, 7,100 इंटू 5 35,500 रुपये। तो इनको गत वर्ष 2019-20 में 20,400 प्लस 35,500 55,900 रुपया जो है मूल वेतन के रूप में प्राप्त हुआ। आगे है डीएनएस अलाउंस। अब इनको डीएनएस अलाउंस भी प्राप्त होता है, महंगाई भत्ता। डीएनएस अलाउंस के संबंध में शर्त है कि 7,000 रुपये तक मूल वेतन पाने वालों को जो है 15% महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो अप्रैल से लेकर जून तक इनका वेतन था 6,800 रुपये। तो 7,000 रुपये तक मूल वेतन पाने वालों को 15% मिलता है। तो ये जो 20,400 रुपये जो इनका मूल वेतन है, इस मूल वेतन पर इनको 15% के हिसाब से डीएनएस अलाउंस मिलेगा।
क्योंकि इनका वेतन इन 3 महीनों में 6,800 था और महंगाई भत्ते के संबंध में जो शर्त है वो ये है कि 7,000 रुपये तक मूल वेतन पाने वालों को 15% महंगाई भत्ता मिलता है। तो इन 3 महीनों में इनको 6,800 रुपये के हिसाब से वेतन मिलता था, तो इन 3 महीनों का जो वेतन है 20,400 रुपये, उसका 15% जो है डीएनएस अलाउंस के रूप में इनको प्राप्त हुआ। तो 20,400 का 15% 3,060। और जो आगे के 5 महीने हैं उन 5 महीनों में इनका वेतन था, मूल वेतन था 7,100 रुपये। तो 7,000 रुपये से अधिक मूल वेतन पाने वालों को 12% जो है महंगाई भत्ता मिलता है। तो इन 5 महीनों में इनका वेतन, मूल वेतन था 35,500 रुपये और 35,500 का 12% इनको महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त हुआ। तो इनको कुल डीएनएस अलाउंस प्राप्त हुआ 4,260 और 3,060, 7,320 रुपये। इनकी सेवानिवृत्ति के बाद में इनको 2,400 रुपये प्रति माह पेंशन स्वीकृत हुई, मंथली पेंशन। पेंशन के संबंध में प्रावधान यह है कि जो मासिक पेंशन है, जो मंथली पेंशन है, वो सरकारी गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। तो जो इनको मंथली पेंशन मिल रही है 2,400 रुपये प्रति माह, वो इनके लिए पूरी की पूरी कर योग्य होगी। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात 2,400 रुपये प्रति माह पेंशन स्वीकृत हुई और जनवरी से 1 जनवरी 2020 से उन्होंने पेंशन के बदले एक मुश्त पेंशन राशि लेना पसंद किया। तो नवंबर में वो रिटायर हो गए, 1 दिसंबर 2019 को वो रिटायर हुए। तो दिसंबर माह में जो उनको पेंशन मिली, दिसंबर 2019 में 19 के लिए उनको पेंशन मिली 2,400 रुपये। नवंबर 2019 को वे रिटायर हुए। रिटायर होते ही नवंबर 2019 के बाद वो रिटायर हो गए। रिटायर होते उनको 2,400 रुपये पेंशन मिलनी प्राप्त हो गई। तो दिसंबर महीने में उनको 2,400 रुपये पेंशन मिली और जनवरी माह में उन्होंने अपनी पेंशन के 2/3 भाग के लिए एक मुश्त राशि लेना स्वीकार कर लिया। तो जनवरी के बाद से लेकर जनवरी से मार्च, जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 तक इनको जो पेंशन मिली 3 महीनों में मंथली पेंशन के हिसाब से 2,400 रुपये के हिसाब से इनको 3 महीने में पेंशन मिली। लेकिन ये जो पेंशन है, इन्होंने पेंशन का 2/3 भाग एक मुश्त राशि के रूप में लेना स्वीकार कर लिया। तो पेंशन का 2/3 भाग तो इनको एक मुश्त मिला और जो बाकी बचा हुआ 1/3 भाग है इनको अब मंथली पेंशन के रूप में मिलता रहेगा जनवरी के बाद। तो हमको जो गत वर्ष है, गत वर्ष 2019-20 के लिए अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की आय पर कर लगाना है। तो इनकी पेंशन भी हमको सेवानिवृत्ति के बाद में मार्च 2020 तक जो इनको पेंशन प्राप्त हुई है उसको जो है वेतन की आय में शामिल करना है। तो इनको ये सेवानिवृत्त हुए नवंबर में, नवंबर लास्ट में यानी 1 दिसंबर 2019 को। तो दिसंबर माह में उनको 2,400 रुपये पेंशन मिली और दिसंबर के बाद जनवरी से इन्होंने पेंशन को एक मुश्त पेंशन के रूप में लेना स्वीकार कर लिया। तो 2/3 भाग को इन्होंने एक मुश्त पेंशन के रूप में स्वीकार किया और 1/3 भाग इनको फिर मंथली पेंशन के रूप में यानी प्रति माह 2,400 रुपये का 1/3 भाग इनको प्रति माह पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो मार्च तक की, जनवरी से लेकर मार्च तक की हमको इनकी मंथली पेंशन लेनी है। तो 2,400 का 1/3 भाग इनको 3 महीने के लिए मिलता रहा। तो 2,400 का 1/3 भाग यानी कि 800 रुपये इनको अब प्रति माह पेंशन मिलती रहेगी जनवरी 2020 के बाद। तो जनवरी से मार्च तक इनको जो मंथली पेंशन प्राप्त हुई वो हुई 2,400 रुपये। और गत वर्ष 2019-20 में इनको 4,800 रुपये जो है मंथली पेंशन के रूप में, मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त हुए, जो कि पूरी की पूरी कर योग्य है।
अब जनवरी 2020 से अपने पेंशन के 2/3 भाग के लिए एकमुश्त पेंशन राशि स्वीकार लेना पसंद किया, तो इनको एकमुश्त पेंशन की राशि भी मिली है, कम्यूटेड पेंशन। एकमुश्त जो पेंशन है, कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन के रूप में इनको 64,000 रुपये प्राप्त हुए। और जो एकमुश्त पेंशन प्राप्त होती है उसमें से जो है कर मुक्ति दी जाती है करदाता को। तो जो एकमुश्त पेंशन राशि है उसकी कर मुक्त राशि की गणना हमको करनी पड़ेगी। जो मासिक पेंशन मिलती है, मंथली पेंशन मिलती है, वो सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, लेकिन जो एकमुश्त पेंशन मिलती है, एकमुश्त पेंशन में से जो है कर मुक्ति दी जाती है। एकमुश्त तो एकमुश्त पेंशन के संबंध में करमुक्त राशि की गणना के संबंध में जो आयकर अधिनियम में जो प्रावधान है वो ये है कि यदि करदाता को ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग, और दूसरा है यदि ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती तो संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/2 भाग। तो करमुक्ति के लिए आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि यदि करदाता को ग्रेच्युटी प्राप्त होती है और एकमुश्त पेंशन की राशि भी प्राप्त होती है तो एकमुश्त पेंशन की जो राशि है उस संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग जो है करमुक्त किया जाएगा। एकमुश्त प्राप्त पेंशन की राशि में से संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग जो है एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और यदि करदाता को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती, केवल जो है एकमुश्त पेंशन की राशि प्राप्त होती है, तो एकमुश्त पेंशन की राशि में से संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/2 भाग करमुक्त किया जाएगा। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट की गणना करेंगे। इनको जो पेंशन मिली है, इनको पेंशन मिली है 64,000 रुपये। 64,000 रुपये इनको मिली है 2/3 भाग के रूप में। तो संपूर्ण पेंशन की राशि कितनी होती? तो 64,000 में अगर 2/3 का भाग लगाकर 1 से गुणा कर दिया जाए, यानी कि 64,000 रुपये 2/3 भाग के रूप में है, तो संपूर्ण पेंशन कितनी है? तो संपूर्ण पेंशन ज्ञात करने के लिए 3/2 कर देंगे। तो 64,000 को इंटू 3/2 कर देंगे और फिर इसका 1/2 भाग कर मुक्त कर दिया जाएगा। क्योंकि काशीराम जो है इनको ग्रेच्युटी यहां पर प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए जिस करदाता को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती और केवल एकमुश्त पेंशन की राशि प्राप्त होती है, तो एकमुश्त पेंशन की राशि में से संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/2 भाग कर मुक्त कर दिया जाता है। तो 64,000 रुपये इनको एकमुश्त पेंशन के रूप में प्राप्त हुए 2/3 भाग के रूप में। तो तो संपूर्ण पेंशन इनकी कितनी बनती? तो 64,000 को इंटू 3/2 से संपूर्ण पेंशन की राशि ज्ञात कर ली जाएगी। ये आती है 96,000 रुपये। इनकी संपूर्ण पेंशन की राशि है 96,000 रुपये और 96,000 का 1/2 भाग जो है कर मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि 48,000 रुपये एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। तो जो 64,000 की इनको पेंशन की राशि प्राप्त हुई है, एकमुश्त पेंशन की राशि, उसमें से 48,000 की कर मुक्ति दे दी जाएगी और 16,000 रुपये जो है कम्यूटेड पेंशन की कर योग्य राशि होगी। अब श्री काशीराम को मूल वेतन का 20% मकान किराया भत्ता भी दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस।
हाउस रेंट अलाउंस इनको दिया जाता है मूल वेतन का 20%। तो इनको संबंधित अवधि का वास्तविक प्राप्त जो मकान किराया भत्ता है वो है मूल वेतन का 20%। तो मूल वेतन है काशीराम का 55,900 रुपये। 55,900 का 20% है 11,180 रुपये। 11,180 रुपये। तो काशीराम को जो हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त हुआ वो हुआ 11,180 रुपये। तो मकान किराया भत्ते के संबंध में कर मुक्त राशि की गणना करेंगे। लेस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। मकान किराया भत्ते के संबंध में कर मुक्त राशि की गणना करेंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो मकान किराए भत्ते की राशि निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी। पहला है अमाउंट रिसीव्ड। तो श्री काशीराम को मूल वेतन का 20% मकान किराए भत्ते के रूप में प्राप्त होता है। तो मूल वेतन है 55,900। 55,900 का 20% 11,180 रुपये जो इनको मकान किराए भत्ते के रूप में राशि प्राप्त हुई है। 40% और 50% ऑफ सैलरी। अगर करदाता दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन किसी महानगरों में अगर रहता है तो उसके वेतन का 50% लिया जाता है, अन्यथा 40% लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि करदाता कहां पर रहता है, तो हम यही मानेंगे कि करदाता जो है अन्य किसी स्थान पर निवास करता है, महानगरों में निवास नहीं करता। तो 40% वेतन का 40% लिया जाएगा, 40% ऑफ सैलरी। और वेतन से हमारा तात्पर्य होता है सैलरी जो है मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करते समय वेतन से तात्पर्य होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन, बिक्री पर कमीशन। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ते को तभी वेतन में शामिल किया जाता है जब महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन की गणना में शामिल किया जाता है। इस क्वेश्चन में महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन की गणना में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए यहां पर मकान किराए भत्ते की गणना करते समय भी हम महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल नहीं करेंगे। तो 40% लेना है वेतन का, तो वेतन से तात्पर्य इस क्वेश्चन के लिए केवल मूल वेतन होगा। तो मूल वेतन का 55,900 का 40% लेंगे। तो दूसरा अमाउंट है 40% ऑफ सैलरी। 55,900 का 40% है 22,360 रुपये। 22,360 रुपये। और तीसरा अमाउंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट 1,600 रुपये रेंट चुकाया गया है और ये जो रेंट पेड है ये संबंधित अवधि का चुकाया गया किराया लेते हैं, यानी कि ये उस मकान में किराए के मकान में 8 महीने रहे, अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो है ये सेवा में रहे, तो हम 8 महीने का चुकाया गया किराया लेंगे। तो रेंट पेड 1,600 रुपये प्रति माह के हिसाब से 8 महीने का किराया, 1,600 को 8 से गुणा कर देंगे, 12,800 रुपये। और 10% ऑफ सैलरी, इनकी सैलरी है 55,900 रुपये, इसका 10% 5,590 रुपये। तो 12,800 में से 5,590 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे, तो तीसरी राशि आती है 7,210 रुपये। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होगी। तो यहां पर जो तीसरा अमाउंट है 7,210 रुपये वो सबसे कम राशि है, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा मकान किराए भत्ते का 7,210 रुपये। तो 11,180 का मकान किराया भत्ता मिलता है, 11,180 में से 7,210 रुपये जो है करमुक्त होंगे। 3,970 रुपये मकान किराए भत्ते के कर योग्य होंगे। इनका सबका टोटल कर लेंगे, 55,900
7,320 डियरनेस अलाउंस, 4,800 रुपये मंथली पेंशन की जो है टैक्सेबल अमाउंट, 16,000 रुपये जो कम्यूटेड पेंशन है उसका टैक्सेबल अमाउंट और 3,970 रुपये हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट। तो कुल मिलाकर जो वेतन से इनकी ग्रोस टोटल इनकम है वो है 87,990 रुपये, 87,990 रुपये, 87,990। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो आज हमने क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।